हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, जिसमें आपका हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से अटेंड रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय जो आपका अनुच्छेद 124 में वर्णित है, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जो आपका अनुच्छेद 214 में वर्णित है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट कहलाता है। तो आज हम सब लोग यही पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे चैनल का नाम है लॉ बीम्स और यह आपके क्लैट एग्ज़ाम यूजी और पीजी के लिए स्टार्ट किया गया है, एंड इसका उपयोग आप अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी कर सकते हैं। और साथ ही में यदि आप LLB कर रहे हैं तो LLB के फर्स्ट सेमेस्टर में यह भी आपको पढ़ने को मिलेगा और आप इसको अच्छे से अपने प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। आज हम सब पढ़ने वाले हैं भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में। अगले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा महान्यायवादी है उसके कार्य, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, उनकी निर्वाचन की पद्धतियां कौन सी हैं। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की कौन कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं उच्चतम न्यायालय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय का जो वर्णन है वह संविधान के अनुच्छेद 124 में दिया गया है, और इसकी जो योग्यताएं होती हैं, योग्यताएं इसकी कम से कम 5 वर्ष तक आप न्यायाधीश होने चाहिए किसी भी न्यायालय में, या तो उच्च न्यायालय में, या तो उच्चतम न्यायालय में, या फिर उच्च न्यायालय में, और या तो फिर आप उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि जो उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता करते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य होते हैं। और इसमें राष्ट्रपति की राय में वह एक पारंगत विधिवक्ता होना अनिवार्य है। यदि वह ऐसा सब प्रक्रिया को पूर्ण करता है तभी वह सर्वोच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये तो बात हो गई उच्चतम न्यायालय की योग्यता की। अब जरा इनका कार्यकाल देख लेते हैं कि इनके कितने वर्षों तक अपने समय में कार्य करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इनकी जो नियुक्ति है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि सेंट्रल लेवल की जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, सभी नियुक्ति वह राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। मतलब सेंट्रल लेवल की जितनी भी नियुक्तियां होती हैं सब राष्ट्रपति ही सेंट्रल लेवल की नियुक्तियां करता है। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके जो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह अपने पद से हट सकता है, मतलब इस्तीफा दे करके राष्ट्रपति को हट सकता है। यह एक बार क्वेश्चन बना था कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वह अपना त्यागपत्र किससे देगा, तो वह उसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला है इसका योग्यताएं, मतलब कार्यकाल। 65 वर्ष की यदि वह आयु पूरा कर लेता है तो वह अपने पद से ऑटोमेटिकली स्वतः हट जाएगा। अगला है यदि वह 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया हुआ है फिर भी उसके ऊपर कोई ना कोई, जैसे मानिए कि किसी केस के ऊपर उसका अवमानना लग गया कि उसने यह केस पर रॉन्ग जजमेंट किया है, तो ऐसी स्थिति में वह साबित कदाचार या असमर्थता द्वारा 2/3 बहुमत से पास होने के बाद उसे पदच्युत किया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। और आगे देखते हैं, ये तो बात हो गई उनकी योग्यता की, कार्यकाल की। अब उनके अधिकार के बारे में बात करते हैं कि उसके कौन कौन से अधिकार होते हैं। तो इसके कुल 2 अधिकार होते हैं, एक होता है प्रारंभिक अधिकार और दूसरा होता है अपीलीय अधिकार। जो प्रारंभिक अधिकार होता है, प्रारंभिक अधिकार में अनुच्छेद 131 में वर्णित है। प्रारंभिक अधिकार में आपके 3 पार्ट्स आते हैं। इसमें तभी कोई सर्वोच्च न्यायालय इंटरफेयर कर सकता है किसी मामले में जब वह बात भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो, और या तो भारत सरकार और किसी दूसरे राज्य के बीच यदि विवाद है तभी सर्वोच्च न्यायालय इस पर सुनवाई कर सकता है। और तीसरा है या तो एक या एक से अधिक राज्यों के बीच यदि कोई विवाद है तभी सर्वोच्च न्यायालय उस बात पर सुनवाई कर सकता है।
और अगला है अपीली अधिकार, जो दूसरा है इसे अपीली सुनवाई भी कह सकते हैं। मतलब उच्चतम न्यायालय की अपील के द्वारा, मतलब उच्च न्यायालय की अपील के द्वारा उच्चतम न्यायालय जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय, वह किसी भी बात को सुन सकता है, उस पर विचार विमर्श कर सकता है। अगला है आपराधिक में उच्चतम न्यायालय निर्णय विरुद्ध नीचे न्यायालय को बदलते हुए दोषी ठहराया है। मतलब यदि कोई व्यक्ति चोरी किया और उसमें संविधान में उस चीज़ के बारे में वर्णन नहीं था, जज ने ऑटोमेटिकली अपने बातों को रख करके उसे दोषी सिद्ध किया और अंत में उसे दोषी सिद्ध करते हुए कारावास या उससे कठोर दंड दे दिया। तो अंत में इस बात पर यदि संविधान में वह वर्णित नहीं है, निर्णय के विरुद्ध वह बात है, तो वह उस न्याय को फिर से अपील के द्वारा सुनवाई करेगा। अगला है विधि का प्रश्न निहित होने पर, मतलब जब कहीं भी संविधान के किसी भी कानून का प्रश्न किसी भी दोष सिद्ध में युक्त रहेगा, तो वहाँ पर वह विधि का जब भी प्रश्न आएगा तो वहाँ पर हमेशा सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगी। अगला कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आपके उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित है, उसके अनुच्छेदों से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला है 127 अनुच्छेद 127 जो आपको बताता है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो आपको हमने बताया ना कि सेंट्रल लेवल की जितनी भी नियुक्तियाँ होती है सब कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। उसी तरीके से जो उच्चतम न्यायालय है वर्तमान परिसर में हम देखते हैं कि 2009 ईस्वी में कुल 31 न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। कुल कितने न्यायाधीश नियुक्त होते हैं? 31 न्यायाधीश में आपका एक मुख्य न्यायाधीश होता है और जो 30 है यह सहायक या अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो आपको तो यहाँ बता दिया गया कि सर्वोच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायाधीश के जो कार्यकाल है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु जो अन्य न्यायाधीश बच रहे हैं, जैसे 30 जो न्यायाधीश बच रहे हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसका वर्णन किया गया 127 में। जो सेंट्रल लेवल की सभी नियुक्तियाँ हुए वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है अनुच्छेद 137, इसे विशेष इजाज़त कहते हैं। अनुच्छेद 143 सलाहकारी क्षेत्राधिकार, मतलब 143 के अंतर्गत संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह दिया जाता है या यह सुविधा प्रदान है या यह शक्ति प्रदान है कि वह किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रपति को कोई भी अपनी बात या अपनी सलाह दे सकता है या उतनी बात रख सकता है राष्ट्रपति की समझ। अब वह माने या ना माने यह राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसमें सबसे अहम बात होती है कि वह राष्ट्रपति को अपनी कोई भी सलाह दे सकता है। तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार किसमें है? 143 में। यह क्वेश्चन एक बार बना हुआ था। अगला देखिए अनुच्छेद 143 के बाद अनुच्छेद 137 है। 137 में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। अभी हम लोग कुछ समय पहले वीडियो में पढ़े हुए थे कि जो राष्ट्रपति है जब भी क्षमा याचना देता है, जैसे अनुच्छेद 72 में हम लोगों ने अनुच्छेद 72 में पढ़ा था क्षमा परिहार। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? क्षमा परिहार। तो क्षमा परिहार में हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की क्षमा दे सकता है, चाहे वह मृत्युदंड ही क्यों ना हो। तो यदि ऐसा वह करता है तो इससे पहले एक बार न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। एक बार न्याय की पलड़े पर रख करके देखा जाता है कि क्या वह क्षमा परिहार के लायक है या नहीं। यदि वह एबिलिटी रखता है तभी उसकी सारी क्षमा समाप्त की जाएगी, अन्यथा उसकी न्यायिक पुनरावलोकन की जाएगी और अंत में उसे सजा दिया जाएगा। अगला है अभिलेखित न्यायालय का वर्णन किया गया है 129 में। 139 में वर्णन किया गया है मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट। आप लोग देखते हो ना कि हमारा जो संविधान की आत्मा है, जिसे हम अनुच्छेद 32 कहते हैं, ठीक है, जो मूल अधिकार है हमारे मूल अधिकार, जो भी मूल अधिकार हैं, जब भी मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम तुरंत क्या करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच जाते हैं ना। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो पहुंचते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचने का हमारा जो अधिकार है वह हमें कौन प्रदान करता है? वह हमें अनुच्छेद 139
प्रदान करता है। और अनुच्छेद 139 के तहत हमें कुल 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति मिलती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिरोध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा संबंधित है। तो जरा देखिए क्या है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है। यह 5 प्रकार की रिट एक बार मिलान करने के लिए दिया था कि कौन क्या होता है, किस में संबंधित है। तो इसमें पहला आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परम आदेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा अधिकार परीक्षा और पांचवा लास्ट है प्रतिरोध। जब भी हमारे मूल अधिकार अर्थात 139 का उल्लंघन होता है, उल्लंघन होने पर तुरंत ही जो सुप्रीम कोर्ट है वह 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिरोध शामिल है। और इन 5 रिटों के अध्याय के अंदर जो भी चीज़ें गलती की जाती है उसे सुधारा जाता है और इसमें तुरंत ही उस व्यक्ति को बंदी बना करके परम आदेश दिया जाता है और उसकी जांच पड़ताल की जाती है। फिर लास्ट में उस अधिकार का जांच होता है, फिर प्रतिरोध बनाया जाता है और अंत में उससे सजा होती है। तो यह सारी चीज़ें जो हैं अधिकार परीक्षा वगैरह सब आपकी 5 प्रकार की रिट से संबंधित है। तो हम लोग अब तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं, यह अनुच्छेद 214 में दिया है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट, तो देखिए जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उसकी जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और उसकी जो कार्यकाल है या उसकी जो योग्यताएं हैं, योग्यताएं हम कह सकते हैं कि 10 वर्ष न्यायिक कार्य करे हुए रहना चाहिए या 10 वर्ष किसी भी क्षेत्र में किसी भी राज्य में अधिवक्ता के रूप में होना चाहिए। तो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए सबसे पहले वह 10 वर्ष न्यायिक कार्य में संलग्न हो अथवा वह 10 वर्ष कहीं अधिवक्ता रहा हो। और जो कार्यकाल है, इसका कार्यकाल में उच्चतम जो हमारा न्यायालय है, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह इसकी भी कार्यकाल होती है। और अधिकार की बात करें तो अधिकार में इसके 2 ही अधिकार होते हैं, जैसे पहले वाले में थे प्रारंभिक अधिकार, अपीली अधिकार। प्रारंभिक अधिकार में संसद या विधानमंडल की कोई बात हो तब प्रारंभिक अधिकार होती है, या जिला पंचायत, नगर पालिका से संबंधित कोई बात हो तो इसमें प्रारंभिक अधिकार लागू किया जाता है। आगे है अपीली अधिकार। तो अपीली अधिकार जानते ही हैं, अपील के द्वारा। तो अपील तभी हो सकती है जब आपके पास अपील का प्रमाण पत्र हो। ये आपका अपील का प्रमाण पत्र आपको देता है डिस्ट्रिक्ट जो आपके जजेज होते हैं, अर्थात जिला न्यायालय आपको अपील प्रमाण पत्र देता है, जिसके तहत आप हाई कोर्ट में जाकर के अपनी बात को, याचिका को दायर कर सकते हैं। अब जरा इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। 2013 ईस्वी में जब 2013 सन चल रहा था तो उस समय त्रिपुरा के अगरतला में, मणिपुर के इम्फाल में और मेघालय के शिलांग में यहाँ पर स्थापना किया गया हाई कोर्ट का। मतलब हाई कोर्ट का निर्माण 2013 ईस्वी में त्रिपुरा में हुआ था, मणिपुर में हुआ था और मेघालय में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी वह हमारी थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की थी, मतलब उच्चतम न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की। और जो उच्च न्यायालय की हमारी पहली महिला न्यायाधीश थी उनका नाम था लीला सेठ। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं हमारे जिला न्यायालय या जिसे हम सत्र न्यायालय कहते हैं। जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय। उसके बाद हम लोग अभी पढ़ चुके हैं उच्चतम न्यायालय और
उच्च न्यायालय। अब हम आगे देखने वाले हैं जिला न्यायालय या जिसे सत्र न्यायालय के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिए जो आपका जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय जो होता है, इसके जो भी न्यायाधीश होते हैं इसमें दो कैटेगरी के न्यायाधीश होते हैं। एक होता है मुख्य न्यायाधीश और दूसरा होता है अन्य न्यायाधीश। जरा इस पर गौर करने वाली बात है, यह क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि सिविल या दीवानी मामलों की जब भी सुनवाई होती है तो इसे हम जिला न्यायालय कहते हैं। मतलब जब कहीं भी कोई जमीन जायदाद इन सब चीज़ से कोई संबंधित हो या किसी व्यक्ति के किसी प्रॉपर्टी संबंधित हो या उसके फैमिली से संबंधित हो कोई बात, तो वह सब क्या कहलाता है, वह आपका कहलाता है जिला न्यायालय। और यदि वहीं जहां अपराध की सुनवाई प्रारंभ हो जाए तो उसे वहां तुरंत सत्र न्यायालय नाम दे दिया जाता है। सत्र न्यायालय। अपराध में कोई भी किसी भी श्रेणी की घटना, चाहे वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, गाली गलौज हो या किसी व्यक्ति के अपहरण हो या किसी तरीके से उसको मर्डर हो, जो भी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ की जब भी सुनवाई करता है तो वह सत्र न्यायालय कहलाता है। और सिविल या दीवानी मामलों की जब भी सुनवाई होता है तो वह जिला न्यायालय कहलाता है। इनके पास यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि न्यायिक शक्ति के साथ साथ प्रशासनिक शक्तियाँ भी होती हैं। तो यह बात कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि किस न्यायालय के न्यायाधीश के पास प्रशासनिक शक्तियाँ होती हैं या किस न्यायाधीश के पास न्यायिक शक्ति के साथ प्रशासनिक शक्तियाँ भी होती हैं या दोनों में समाहित होती हैं, दोनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में समाहित होती है। तो उसका उत्तर था जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश। आगे है इसकी जो योग्यता है, योग्यता में वह निर्वाचन पद्धति के द्वारा होता है या 7 वर्ष तक अधिवक्ता कहीं पर भी वह रहा हो तो वह जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। और इसके अलावा जो हमारी अन्य न्यायाधीश हैं, जो सेकेंड कैटेगरी है, जो अन्य न्यायाधीश हमारे होते हैं उनकी नियुक्ति अलग से होती है। जो अन्य न्यायाधीश होती है इनकी नियुक्ति अलग से होती है। जो गवर्नमेंट होती है वह एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम कराती है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम कराती है जिसे हम PCSJ के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही में यूपी में PCSJ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था जिसके तहत बहुत से लोगों का चयन होने वाला है। तो यह जो PCSJ होता है यह आपके अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कंडक्ट कराई जाती है, जो गवर्नमेंट द्वारा इशू होता है हाई कोर्ट की सलाह पर। मतलब हाई कोर्ट के मतानुसार जो गवर्नमेंट होती है वह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और इसमें एक जानने वाली बात और है कि जो हमारे न्यायाधीश हैं उनको यहाँ पर न्यायिक शक्ति और प्रशासनिक शक्ति दोनों प्रदान की जाती है। और जो यह गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है PCSJ, यह स्टेट लेवल का होता है। हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे यूपी में यूपी PCSJ कराया गया था हाल ही में। और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है इस एग्ज़ाम पास आउट होने के बाद उनकी नियुक्ति की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। और आज हमने पढ़ा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला सत्र न्यायालय। इसमें हमने विभिन्न प्रकार की इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बहुत ही विधिवत अच्छे से नोट विधि के द्वारा पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले समय में हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में यह काफ़ी प्रॉफिटेबल हो। यह सिर्फ आपके यूजी और पीजी क्लेट के लिए ही नहीं है, बल्कि यह आपके अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम देगा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ना कोई क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जरूर कंपलसरी है बनते हैं। तो यदि आप क्लेट यूजी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से कंफर्म है कोई ना कोई 8-10 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए जो भी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाई जा रही है उसे अच्छे से रिवाइज करते हुए, तैयारी करते हुए चलिए। और हमारा जो चैनल है उसे याद रखिए, हमारा चैनल का नाम है लॉ बीम्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे
हमारी किसी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसे देख करके इसका लाभ ले सकें। तो इसे लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो, ताकि हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।